बहुत सारी पुरानी हिंदी मूवीज में हुआ ये करता था कि हीरो हीरोइन हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हीरोइन काफ़ी वेल्दी फैमिली से आती, हीरो बहुत गरीब घर से आता है और इसलिए हीरोइन के फादर, उसके बाबूजी इस शादी को होने से मना करते, मंजूरी नहीं देते हैं। और फिर जब हीरो जिद पर अड़ जाता है तो उस केस में हीरोइन के बाबूजी एक ऑफर लेकर आते हैं। ऑफर या तो ये होता था कि हीरो को एक खाली सूटकेस दे दिया जाता था और बोला जाता था कि इसको इस टाइम लिमिट में तुम पैसों से भर दो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। या फिर उसे एक ब्लैंक चेक दे दिया करते थे जिसमें उसे बोला जाता था कि जितना अमाउंट चाहिए भर दो और निकल लो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ो, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी, जितना अमाउंट चाहिए इसमें भर कर ले लो। लेकिन क्योंकि हीरो बहुत ऑनेस्ट हुआ करता था, ईमानदार था, इसलिए हम ये नहीं देख पाए कि क्या सच में ऐसे चेक पे कोई भी अमाउंट भरकर उसे क्लेम किया जा सकता है क्या। लेकिन इस वीडियो में आप ज़रूर समझेंगे कि किस तरीके से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी चेक को या किसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अमाउंट को ब्लैंक छोड़ा गया है तो अगर उसे सामने वाला पर्सन फिल करता है तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी क्या होगी, उसे किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से इनकोएट इंस्ट्रूमेंट काम करता है, उसकी एनफोर्सिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, एकदम सिंपल मैनर में, एकदम इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट गोइंग। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉकी। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, जो कि रेगुलेट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 20 के अंडर। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट या फिर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा पर्टिकुलर मिसिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट मिसिंग हो, डेट मिसिंग हो, इस तरीके से अगर एक या फिर एक से ज़्यादा पर्टिकुलर्स मिसिंग हो तो वो कहलाता है इनकोएट या फिर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 20 कुछ इस तरीके से इनकोएट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस देता है। Where one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instruments then in force in India, and either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument, he thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete, as the case may be, upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp. The person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which he signed the same to any holder in due course for such amount, provided no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereunder. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को साइन करके डिलीवर करता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टाम्प्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से, तो उस केस में ये पर्सन उस दूसरे पर्सन को ये ऑथोरिटी दे रहा है कि ये दूसरा पर्सन इस इंस्ट्रूमेंट को बनाए या फिर कंप्लीट करे। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी से कुछ गुड्स परचेज किए। अब ए को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने अमाउंट निकल कर आ रहा है, कितने अमाउंट के गुड्स उसने परचेज किए हैं, इसलिए वो एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस को साइन करता है और बी को डिलीवर करता है कि तुम इसमें वो अमाउंट फिल कर दो जितना निकल कर आ रहा है। मान लो 50,000 रुपये के गुड्स बी ने ए को सेल किए थे और बी उसमें 50,000 का अमाउंट फिल कर देता है। क्या बी ए से यह अमाउंट क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एज पर सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर कोई पर्सन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट साइन करके डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग स्टाम्प्ड है, तो उस केस में एक तरीके से वो ऑथोरिटी दे रहा है उस दूसरे पर्सन को कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को बनाए या फिर कंप्लीट करे। तो ये दूसरा पर्सन पहले पर्सन से इस अमाउंट को बिल्कुल क्लेम कर सकता है। लेकिन दूसरा
दूसरा केस समझना, अगर मान लो कोई पर्सन है एक्स जिसने एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस को बना के उसे साइन किया है और अपने ड्रॉअर में रखा है। अब फॉर एग्जाम्पल वाई इस ब्लैंक एक्सेप्टेंस को देखता है और देखता है कि इसमें अमाउंट ब्लैंक है। वाई इस अमाउंट को फिल कर देता है और इस इंस्ट्रूमेंट को आगे किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है और वो दूसरा पर्सन इससे गुड फेथ में इस इंस्ट्रूमेंट को ले लेता है। लेट्स से जी को ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर किया गया है। क्या जी ये अमाउंट क्लेम कर सकता है एक्स से? नहीं कर सकता है। वो ये अमाउंट इसलिए क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का साइन होकर डिलीवर होना जरूरी है। क्या यहाँ पर एक्स ने डिलीवर किया इंस्ट्रूमेंट को? नहीं, एक्स ने सिर्फ साइन किया है, डिलीवर नहीं किया है। डिलीवरी का मतलब होता है वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अगर वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है, एक्स ने कोई पोजेशन ट्रांसफर नहीं किए वॉल्यूंटरीली, तो उस केस में एक्स से अमाउंट क्लेम किया ही नहीं जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का साइन होकर डिलीवर होना जरूरी है। अब ये बात आती है कि कितना अमाउंट क्लेम किया जा सकता है एक इनकोएड इंस्ट्रूमेंट के अंडर। तो इस डिस्कशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट एक होल्डर के केस में और दूसरा HDC होल्डर इन ड्यू केस के केस में, होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है वो पता है। एज फार एज होल्डर इज कंसर्न, एक इनकोएड इंस्ट्रूमेंट का मेकर सिर्फ उस अमाउंट के लिए लायबल होगा जितना कि इंटेंडेड था। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो चीकू ने मीकू से कुछ गुड्स परचेज किए और उसने एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस बनाकर साइन करके डिलीवर किया मीकू को, ये बोलते हुए कि जितने भी गुड्स मैंने तुमसे परचेज किए उसका जितना अमाउंट निकल कर आ रहा है तुम उससे फिल कर दो। अब मान लो 50,000 रुपए के गुड्स मीकू ने चीकू को बेचे थे, लेकिन वो उससे वहां पर 1 लाख रुपए का अमाउंट फिल कर देता है। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि मीकू कितना अमाउंट क्लेम कर पाएगा चीकू से? तो इसका जवाब है कि मीकू सिर्फ 50,000 रुपए ही क्लेम कर पाएगा। एज फार एज एन होल्डर इज कंसर्न, एक होल्डर सिर्फ उतना ही अमाउंट क्लेम कर पाएगा जितना कि इंटेंडेड था, जितना कि उस मेकर का इंटेंशन था। चीकू का इंटेंशन क्या था? चीकू का इंटेंशन ये था कि जितना अमाउंट गुड्स का निकल कर आ रहा है, जितने अमाउंट्स के गुड्स बेचे गए थे उस अमाउंट को भरा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर मीकू कैन नॉट क्लेम मोर देन ₹50,000। ये होता है एक होल्डर के केस में। अब मान लो मीकू आगे टिंकू को इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता है एज अ गिफ्ट। क्या टिंकू 1 लाख रुपए क्लेम कर पाएगा या फिर 50,000 रुपए क्लेम कर पाएगा? अगेन टिंकू भी इस पर सिर्फ 50,000 रुपए क्लेम कर पाएगा बिकॉज ही इज अ होल्डर। तो होल्डर के केस में आपको ध्यान रखना है कि एक होल्डर सिर्फ उतना अमाउंट क्लेम कर सकता है जितना कि इंटेंडेड था, जितना कि ओरिजिनली इंटेंशन था मेकर का। उससे ज़्यादा अमाउंट किसी भी केस में क्लेम नहीं किया जा सकता है होल्डर के द्वारा। दूसरी बात समझते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? जिसने मैच्योरिटी के पहले कंसीडरेशन के लिए गुड फेथ में एक इंस्ट्रूमेंट को लिया है, उसकी पोजेशन में आया है। तो जब बात आती है होल्डर इन ड्यू कोर्स की, तो होल्डर इन ड्यू के कोर्स सारा का सारा अमाउंट क्लेम कर सकता है सब्जेक्ट टू द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टाम्प। तो अगर मान लो मीकू ने टिंकू को जब इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया, टिंकू ने आगे फॉर कंसीडरेशन गुड फेथ में किसी और पर्सन को इसे ट्रांसफर किया। एक पर्सन ने गुड फेथ में इस इंस्ट्रूमेंट को लिया टिंकू से कंसीडरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिंकू ने, चीकू ने मीकू को एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस ट्रांसफर किया, मीकू ने आगे टिंकू को किया, टिंकू ने आगे रिंकू को ट्रांसफर किया कंसीडरेशन के लिए, यानी कि रिंकू इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। रिंकू ने 1 लाख रुपए का कंसीडरेशन दिया है किसको? टिंकू को। सवाल बनता है कि रिंकू कितना अमाउंट क्लेम कर सकता है इस इनक्वेड इंस्ट्रूमेंट से?
50,000 रुपए या फिर 1,00,000 रुपए? तो जवाब है 1,00,000 रुपए। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स सारा का सारा अमाउंट क्लेम कर सकता है एक इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट के केस में। ये एक प्रिविलेज होता है जो कि एचडीसी को मिलता है। तो एचडीसी जितना अमाउंट निकल कर आ रहा है, जितना अमाउंट स्पेसिफाइड है इंस्ट्रूमेंट पर, उतना सारा का सारा अमाउंट क्लेम कर पाएगा। आगे एक और डिस्कशन करते हैं। मान लो रिंकू ने एज अ गिफ्ट किसी और पर्सन को इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया। रिंकू वॉज अ एचडीसी, लेकिन रिंकू ने किसी और पर्सन को, मान लो पिंकू को, इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया एज अ गिफ्ट। पिंकू क्या है यहाँ पर? पिंकू यहाँ पर है होल्डर, ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन मिसिंग है। तो पिंकू को ये इंस्ट्रूमेंट गया है एज अ गिफ्ट। सवाल बनता है कि पिंकू कितना अमाउंट क्लेम कर पाएगा, 50,000 रुपए या फिर 1,00,000 रुपए? पिंकू तो होल्डर है, लेकिन यहाँ पर जवाब बनेगा कि पिंकू यहाँ पर 1,00,000 रुपए क्लेम कर पाएगा। 1,00,000 रुपए वो इसलिए क्लेम कर पाएगा क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स एक तरीके से गंगा नदी, गंगा मैया है। जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट एचडीसी के हाथ में आएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। यानी कि अब अगर एचडीसी से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है एक होल्डर को, तो होल्डर के पास सेम टाइटल आ जाएगा जैसा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में था। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स आगे टाइटल ट्रांसफर करता है जैसा कि एक उसका खुद का टाइटल है। एक क्लीन टाइटल ट्रांसफर कर देता है होल्डर इन ड्यू कोर्स एक होल्डर को। यानी कि पिंकू अब सारा का सारा 1,00,000 रुपए का अमाउंट क्लेम कर पाएगा। तो हमारे यहाँ पर दो डिस्कशन हुए। अगर होल्डर है, फर्स्ट अगर होल्डर है तो वो सिर्फ उतना ही अमाउंट क्लेम कर पाएगा जितना कि इंटेंडेड था उस इंस्ट्रूमेंट के केस में। दूसरा, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो सारा का सारा अमाउंट क्लेम कर सकता है उस इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट का। और अगर एचडीसी से आगे किसी होल्डर को ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है तो फिर उस केस में वो अगला वाला होल्डर भी सारा अमाउंट क्लेम कर पाएगा, बिकॉज उससे ये इंस्ट्रूमेंट मिला है एक एचडीसी से, गंगा नदी से उसे एक इंस्ट्रूमेंट मिला है, उसके सारे पाप धुल चुके हैं, वो सारा अमाउंट क्लेम कर पाएगा। तो यहाँ होता है हमारा इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 का डिस्कशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस वर्क करते हैं। If you really found this video useful, please do like the video and subscribe to my channel if you have not subscribed to yet. And also, please share it with your friends in case they need it. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.